तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्वामैन 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्वामैन 1 और 2 दोनों ही सुपर डुपर हिट रही है और डीसी की तरफ से बेहतरीन मूवी रही है। लोगों द्वारा भी इसे बड़ा पसंद किया गया है। बाकी तीसरा पार्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगी एक्वामैन फ्रेंचाइजी के बारे में, उसके नए पार्ट के बारे में सारे कुछ अपडेट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। आगे मैं इसकी और डिटेल आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्वामैन 3 नामक आगामी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो डीसी कॉमिक्स के एक्वामैन किरदार पर आधारित है। जेम्स वान द्वारा निर्देशित और डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक द्वारा लिखित पटकथा पर आधारित यह फिल्म एक्वामैन 2018 का सीक्वल और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU की 15वीं और अंतिम फिल्म है। जेसन मोमोआ ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई है, जिन्हें अपने सौतेले भाई ऑर्म पैट्रिक विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मांटा याह्या अब्दुल मतीन द्वितीय को अपने परिवार को मारने और शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करके दुनिया को अत्यधिक गर्म करने से रोकना है। साथ ही समुद्र के खोए हुए 7वें राज्य की खोज भी करनी है। एम्बर हर्ड, रैंडल पार्क, डॉल्फ लुंडग्रेन, टेमुएरा मॉरिसन, मार्टिन शॉर्ट और निकोल किडमैन भी सहायक भूमिकाओं में हैं। मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन के सीक्वल की कहानी का प्रस्ताव रखा था। पहली फिल्म की व्यावसायिक सफलता के बाद वान सीक्वल को जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जनवरी 2019 में उन्होंने इसके विकास की देखरेख करने पर सहमति जताई। जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने 1 महीने बाद पटकथा लेखक के रूप में वापसी की और अगस्त 2020 में वान की निर्देशक के रूप में वापसी की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन की दुनिया को और विस्तृत करेगी, इसका लहजा अधिक गंभीर होगा और इसमें जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। ये एक्वामैन और ऑर्म के बीच एक हास्यप्रद फिल्म है और कॉमिक पुस्तकों के सिल्वर एज से प्रेरित है, जिसमें एनिमेटर रे हैरीहाउसन की रचनाओं और 1960 के दशक की हॉरर फिल्मों, विशेष रूप से प्लैनेट ऑफ द वैम्पायर्स 1965 के समान रेट्रो साइंस फिक्शन का अनुभव मिलता है। वान ने जून 2021 में सीक्वल के शीर्षक की घोषणा की और मुख्य फिल्मांकन उसी महीने के अंत में शुरू हुआ और जनवरी 2022 में समाप्त हुआ। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम, हवाई, लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी में हुई। साथ ही न्यूजीलैंड में भी अतिरिक्त शूटिंग की गई। जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच कहानी में बदलाव करने के लिए कई बार रीशूट किए गए, जबकि कुछ अभिनेताओं की भूमिकाएं कम कर दी गईं, जिनमें हर्ड की भूमिका भी शामिल है, जिनकी भागीदारी निर्माण के दौरान विवाद का विषय रही थी। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को लॉस एंजलिस के द ग्रोव में एक फैन इवेंट में हुआ और ये फिल्म 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने 205-215 मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 440 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक: अटलांटिस का राजा बनने के 4 साल बाद आर्थर करी ने मीरा से शादी कर लिया और उनका एक बेटा आर्थर जूनियर है। वे अपना जीवन जमीन और समुद्र के बीच बांट रहे हैं। इस बीच डेविड केन ब्लैक मांटा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आर्थर से बदला लेने की कोशिश जारी रखता है और अटलांटिस की कलाकृतियों की खोज में समुद्री जीव विज्ञानी स्टीफन शिन के साथ काम करता है। जब शिन गलती से अंटार्कटिका में एक गुफा खोज लेता है तो मांटा को एक काला त्रिशूल मिलता है जो उस पर हावी हो जाता है। त्रिशूल का निर्माता उसे आर्थर और अटलांटिस को नष्ट करने की शक्ति देने का वादा करता है। 5 महीने बाद मांटा अटलांटिस पर स्थित एक ओरिचाल्कम भंडार में सेंध लगाता है ताकि उसे चुराकर अपनी अटलांटिस मशीनों को शक्ति प्रदान कर सके। ये मशीनें प्राचीन हैं, लेकिन आधुनिक अटलांटिस वासियों के लिए इनका डिजाइन अज्ञात है। बीच रास्ते में पकड़े जाने पर अटलांटिस की सेना उनका पीछा करती है और इस लड़ाई में मीरा घायल हो जाती है। आर्थर को पता चलता है कि ओरिचाल्कम का यह उपयोग, जो भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करता है, न केवल ग्रह के तापमान को बढ़ा रहा है, बल्कि चरम मौसम और महासागर अम्लीकरण का कारण भी बन रहा है। इसके अलावा अतीत में एक प्राचीन अटलांटियन साम्राज्य द्वारा उपयोग किए जाने पर इसने लगभग एक ग्रहव्यापी विलुप्ति का कारण भी बन गया था। मंटा कहाँ छिपा है, ये जानने के लिए आर्थर अपने सौतेले भाई ऑर्म को जेल से छुड़ा लेता है। वे दोनों मिलकर समुद्री डाकुओं के एक सुरक्षित ठिकाने सनकेन सिटाडेल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात किंगफिश से होती है
और वे मंटा के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राप्त जानकारी उन्हें दक्षिण प्रशांत महासागर के एक ज्वालामुखी द्वीप तक ले जाती है, जहां ओरिचेल्कम से उत्परिवर्तित वनस्पतियों और जीवों से जूझते हुए वे मंटा की सेनाओं से लड़ते हैं। वहां जब ऑर्म काले त्रिशूल को छूता है तो उसे उसके उद्गम स्थल के दर्शन होते हैं। ऑर्म को पता चलता है कि त्रिशूल का निर्माण राजा एटलन के भाई और नेक्रस के खोए हुए राज्य के शासक कॉर्डेक्स ने किया था। सिंहासन पर कब्जा करने के असफल प्रयास के बाद उसे रक्त जादू से कैद कर लिया गया था। यह महसूस करते हुए कि एटलन के किसी भी वंशज का रक्त कॉर्डेक्स को मुक्त कर सकता है, दोनों यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मंटा ने आर्थर जूनियर का अपहरण कर लिया है। शिन की मदद से एटलनवासी ये पता लगाते हैं कि कॉर्डेक्स की जेल और नेक्रस का खोया हुआ राज्य अंटार्कटिका में स्थित हैं। नेक्रस में आर्थर मंटा से लड़ता है और लगभग मारा ही जाता है कि मेरा आकर उसे बचा लेती है। जब मेरा अपने बेटे को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही होती है तब मंटा उस पर काला त्रिशूल फेंकता है, लेकिन ऑर्म उसे लगने से पहले ही पकड़ लेता है। कॉर्डेक्स की आत्मा मंटा को छोड़कर ऑर्म में चली जाती है, जो आर्थर से लड़ता है और आर्थर के खून का इस्तेमाल करके कॉर्डेक्स को मुक्त कर देता है। आर्थर अपने भाई को अपने प्रति नफरत छोड़ने के लिए मना लेता है, जिससे वह कॉर्डेक्स और काले त्रिशूल दोनों को नष्ट कर देता है। कॉर्डेक्स का जादू गायब होते ही नेक्रस ढहने लगता है। मंटा आर्थर की मदद लेने से इनकार कर देता है और खुद एक दरार में गिर जाता है। अटलांटिसवासी और शिन सुरक्षित बच निकलते हैं और पाते हैं कि ऑर्म ने अपना पश्चाताप कर लिया है। आर्थर और मेरा अटलांटिस को यह बताने की योजना बनाते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है, इस शर्त पर कि वो छिपा रहे और अटलांटिस को पृथ्वी के लोगों के लिए खाली कर दे। समुद्रों और ग्रह को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए जलमग्न राज्यों और सतह की दुनिया के एकीकरण को आवश्यक मानते हुए आर्थर संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा के माध्यम से अटलांटिस के अस्तित्व का खुलासा करता है और राज्य को एक सदस्य राज्य बनाने के अपने इरादों की घोषणा करता है। ढालना अधिक जानकारी। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के कलाकारों और पात्रों की सूची। जेसन मोमोआ 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। पैट्रिक विल्सन 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। याहिया अब्दुल मतीन द्वितीय 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। माइक्रोफोन पर बोलते हुए। निकोल किडमैन 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मुस्कुराती हुई। जेसन मोमोआ और पैट्रिक विल्सन इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं, जो एक बड़ी कॉमेडी है और उनके किरदारों एक्वामैन और ऑर्म के बीच ब्रोमांस रिश्ते पर केंद्रित है। जबकि याहिया अब्दुल मतीन तो और निकोल किडमैन को पहली फिल्म की तुलना में बड़ी भूमिकाएं दी गईं, क्रमशः मुख्य खलनायक और एक्वामैन के सलाहकार के रूप में। जेसन मोमोआ आर्थर करी एक्वामैन के रूप में। अटलांटिस के आधे अटलांटियन, आधे मानव राजा, जो सुपरसोनिक गति से तैर सकते हैं और जलीय जीवन को बुलाकर नियंत्रित कर सकते हैं, और मेरा के साथ आर्थर जूनियर के पिता हैं। निर्माता पीटर सैफरन ने आर्थर को अकेला बताया, ये समझाते हुए कि वह न तो खुद को सतह की दुनिया का हिस्सा मानते हैं और न ही अटलांटिस का, और उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वो किसी भी दुनिया से संबंधित हैं। निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ये फिल्म पहली फिल्म एक्वामैन 2018 से चरित्र की कहानी की सच्ची निरंतरता है, ये समझाते हुए कि आर्थर को अटलांटिस के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों और एक पिता के रूप में अपनी भूमिका के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, साथ ही अपने परिवार और राज्य दोनों की रक्षा करनी पड़ती है। सैफरन ने कहा कि कहानी का सार ये है कि आर्थर एक सुपर हीरो है जो मानव और अलौकिक दोनों है और एक महाकाव्य युद्ध में शामिल है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। वन ने महसूस किया कि फिल्म में आर्थर जूनियर को शामिल करना पहली फिल्म का एक स्वाभाविक विस्तार था और उन्होंने राजा के रूप में आर्थर की भूमिका को एक पिता के रूप में उनकी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ विरोधाभास में रखा। पैट्रिक विल्सन ने ऑर्म मारियस की भूमिका निभाई है, आर्थर का अटलांटियन सौतेला भाई और अटलांटिस का पूर्व राजा, जिसे महासागर स्वामी की उपाधि से वंचित कर दिया गया है। मछुआरे राजा की हत्या के आरोप में उसे भगोड़े कबीले द्वारा सहारा रेगिस्तान में कैद कर लिया जाता है, जहां सीमित मात्रा में पानी उसकी शक्तियों को कम कर देता है, जिससे उसका रूप दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। ऑर्म को जेल से रिहा कर दिया जाता है और आर्थर द्वारा ब्लैक मांटा को खोजने और हराने में मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है। एम्बर हर्ड ने मेरा का किरदार निभाया है, आर्थर की पत्नी और आर्थर जूनियर की माँ, जो पानी को नियंत्रित कर सकती है। वह अटलांटिस की रानी और जेबल की पूर्व राजकुमारी होने के साथ साथ
राजा नेरियस की बेटी भी है। फिल्म की शुरुआत में ही ये किरदार घायल हो जाता है और फिल्म के अधिकांश घटनाक्रमों में ठीक हो जाता है। फिर एक्वामैन, ऑर्म और अटलाना के साथ ब्लैक मांटा को हराने की यात्रा में शामिल हो जाता है। रीशूट के दौरान हर्ड के कई दृश्य काट दिए गए थे। याहिया अब्दुल मतीन द्वितीय, डेविड केन, ब्लैक मांटा के रूप में एक निर्दयी समुद्री डाकू और समुद्री भाड़े का सैनिक जो अटलांटियन कवच का उपयोग करता है और शक्तिशाली ब्लैक ट्राइडेंट का इस्तेमाल करता है, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आर्थर और उसके परिवार को मारना चाहता है। वान ने कहा कि ब्लैक मांटा का अपने पिता के प्रति प्रेम और उनकी मृत्यु का बदला लेने की जरूरत फिल्म में गहरा मोड़ लेती है, जिससे चरित्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। निर्देशक ने पहली फिल्म पर काम करते समय योजना बनाई थी कि ब्लैक मांटा, जिसे उन्होंने एक महिमा मंडित सहायक चरित्र बताया था, को इसके सीक्वल में मुख्य खलनायक के रूप में वापस लाया जाए और इस फिल्म में उसे एक बड़ी भूमिका देने के लिए आर्थर के साथ उसके संघर्षपूर्ण संबंध को स्थापित करने का विकल्प चुना। ब्लैक मांटा अटलांटियन राजा एटलन के वंशज से रक्त प्राप्त करना चाहता है ताकि ब्लैक ट्राइडेंट के निर्माता कॉर्डेक्स को नेक्रस के खोए हुए राज्य में उसकी कैद से मुक्त कर सके और वो ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करके नेक्रस से मरे हुए योद्धाओं की एक सेना का नेतृत्व करता है जो उस पर हावी है। वान ने कहा कि ब्लैक मांटा का सूट, जो पहली फिल्म के पूरी तरह से काले पावर सूट को छोड़कर एक ऐसे डिजाइन के लिए बनाया गया था जिसे पूरी तरह से चांदी में फिर से बनाया गया था और कॉमिक्स के संस्करण के अधिक सटीक था। साथ ही उसका जहाज और तकनीक सिल्वर एज एक्वामैन कॉमिक्स और इवान रीस की द न्यू 52 कॉमिक्स के सौंदर्य शास्त्र से प्रेरित थे। रैंडल पार्क डॉक्टर स्टीफन शिन के रूप में एक समुद्री जीव विज्ञानी जो अटलांटिस को खोजने के लिए जुनूनी है और पहली फिल्म में उसे बचाने के बाद ब्लैक मांटा के लिए काम करता है। डॉल्फ लुनग्रेन नेरियस के रूप में जेबल के राजा और मेरा के पिता। लुनग्रेन की फिल्म के मूल संस्करण में एक बड़ी भूमिका थी जिसे उन्होंने कहा कि रीशूट के दौरान कम कर दिया गया था। टेमुएरा मॉरिसन थॉमस करी के रूप में आर्थर के पिता, जो एमनेस्टी बे में लाइट हाउस कीपर के रूप में काम करते हैं। मार्टिन शॉर्ट ने आवाज दी हैकिंग फिश, एक विशालकाय मछली जैसा दिखने वाला अनिर्धारित प्रजाति का प्राणी और डूबे हुए घर का आत्मविश्वासी शासक जो समुद्री डाकुओं का एक गुप्त अड्डा है। आर्थर और ऑर्म ब्लैक मांटा को खोजने के लिए उससे मिलने जाते हैं। उसकी आवाज चिकनी और घमंडी है। वह एक भव्य जीवन शैली और महिला नौकरों के साथ एक शास्त्रीय रोमन सम्राट की तरह व्यवहार करता है और मानव जैसे दिखने वाले हैमरहेड शार्क अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित है। निकोल किडमैन एटलाना के रूप में आर्थर और ऑर्म की मां और अटलांटिस की पूर्व रानी। पानी के नीचे की दुनिया कैसे काम करती है, इस बारे में आर्थर के सलाहकार के रूप में एटलाना की भूमिका को नुइडिस वल्को की अनुपस्थिति को देखते हुए विस्तारित किया जा सका, जिन्होंने पहली फिल्म में उस भूमिका को निभाया था और इस फिल्म में ब्लैक मांटा के कार्यों और भूमि से महासागरों को प्रभावित करने वाले मानव प्रदूषण के कारण अप्रत्यक्ष रूप से हुई महामारी के कारण पर्दे के पीछे उनकी मृत्यु का खुलासा हुआ है। कलाकारों में नए जोड़े गए कलाकार हैं। एटलान के रूप में विंसेंट रेगन, जो अटलांटिस के पहले राजा है, उन्होंने पहली फिल्म के ग्राहम मैक्टेविश की जगह ली है। जानी झाओ के रूप में मेंस्टिंग्रे, ब्लैक मांटा के दल का एक वफादार सदस्य। इंडिया मूर कारशॉन के रूप में एक अटलांटियन और 7 राज्यों की उच्च परिषद का नेता जो आर्थर के लिए एक राजनीतिक बाधा के रूप में कार्य करता है, अटलांटिस को मानव दुनिया के सामने प्रकट करने की उसकी इच्छा का विरोध करके। और पिलो अजबेक कॉर्डेक्स के रूप में नेक्रस के खोए हुए राज्य ब्लैक सिटी का मरे हुए राजा, जो एटलन का भाई और शापित ब्लैक ट्राइडेंट का निर्माता था, जिसके माध्यम से कॉर्डेक्स की बुरी आत्मा ब्लैक मांटा पर कब्जा कर लेती है। कारशॉन कॉमिक्स में दिखाए गए मानवाकार शार्क चरित्र जैसा नहीं है, जबकि कॉर्डेक्स का यह संस्करण मूल कॉमिक्स के संस्करण और ओरिन का एक मिश्रित चरित्र है, जो एटलन के भाई का नाम था और कुछ कॉमिक संस्करणों में एक्वामैन था। 7 राज्यों के पानी के नीचे रहने वाले जीव जो पहली फिल्म से लौट रहे हैं, उनमें ब्रायन किंग शामिल है, जिसे जॉन राइस डेविस ने आवाज दी है और सेट पर एंड्रयू क्रॉफर्ड द्वारा शारीरिक रूप से चित्रित किया गया है। स्टॉर्म एक विशाल समुद्री घोड़ा और आर्थर का घोड़ा, और ऑक्टोपस टोपो, जिसका अर्थ है सामरिक अवलोकन और पीछा करने वाला ऑपरेटिव, जो अटलांटिस के लिए एक सामरिक गुप्त ऑपरेटिव है जो आर्थर को ऑर्म को मुक्त करने और उनकी खोज में सहायता करता है। साथ ही ड्रम जैसे कई वाद्य यंत्र भी बजाता है। वान ने कहा कि टोपो, जिसे दृश्य प्रभावों के माध्यम से बनाया गया था,
पहली फिल्म में संक्षिप्त रूप से दिखाई देने के बाद फिल्म में एक वास्तविक चरित्र था, जिसमें एक अज्ञात अभिनेता कभी कभी मोमोआ के अभिनय के लिए एक छड़ी कठपुतली के साथ टोपो के लिए खड़ा होता था। निर्देशक ने किरदार और आर्थर के बीच एक मजेदार, थोड़ा विरोधी संबंध बताया, जबकि मोमोआ ने कहा कि टोपो ने बहुत सारी कॉमेडी जोड़ी जो आर्थर के बहुत चिड़चिड़े स्वभाव को पूरा करती है। विभिन्न शिशु आर्थर और मेरा के बेटे आर्थर जूनियर का किरदार निभाते हैं, जिसमें अपने माता पिता की तरह ही पानी से संबंधित क्षमताएं हैं। सैफरान की पत्नी नतालिया उच्च परिषद के सदस्य के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाती हैं, जबकि माइकल बीच पहली फिल्म के आर्काइव फुटेज के माध्यम से ब्लैक मांटा के पिता जेसी केन के रूप में बिना क्रेडिट के दिखाई देते हैं। बीच से कुछ फ्लैशबैक दृश्यों को फिल्माने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन शेड्यूलिंग समस्याओं के कारण वे उपलब्ध नहीं थे। उत्पादन विकास रुचि और प्रारंभिक कार्य। निर्देशक जेम्स वान 2019 में ऑस्टिन टेक्सास में आयोजित साउथ बाय साउथवेस्ट समारोह में जेम्स वान ने सीक्वल बनाने में जल्दबाजी न करने का विकल्प चुनने के बाद पहली फिल्म से निर्देशक के रूप में वापसी की। एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान अभिनेता जेसन मोमोआ ने एक सीक्वल के लिए कहानी का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमरिक और निर्माता पीटर सैफरान को दिया। अक्टूबर 2018 में फिल्म की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि वो संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद जताई। निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि एक्वामैन से कई कहानियां निकल सकती हैं, क्योंकि उस फिल्म में 7 ऐसे पानी के नीचे के राज्यों को दिखाया गया था जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया था। मोमोआ और उनके निर्माता साथी ब्रायन मेंडोजा ने सीक्वल के लिए 50 पृष्ठों का एक ट्रीटमेंट लिखा, जिसे वार्नर ब्रदर्स ने खरीदा लेकिन पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ाया, और अभिनेता को उनकी भागीदारी के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया गया। दिसंबर की शुरुआत तक एमरिक को फिल्म के बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने सीक्वल पर चर्चा शुरू कर दी। जनवरी 2019 के अंत तक, जब एक्वामैन डीसी कॉमिक्स के किसी एक किरदार पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली थी, वार्नर ब्रदर्स वान के साथ सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसमें निर्देशक के रूप में उनकी वापसी की संभावना भी थी। डेडलाइन हॉलीवुड के जॉफ बाउशर ने बताया कि वान अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियस 2010 और द कंज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सतर्क थे और एक्वामैन की दुनिया के निर्माण में गहराई से निवेशित थे। वान ने पहले एक्वामैन की दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे कि मिडिल अर्थ, स्टार वॉर्स गैलेक्सी और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी। फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने नोआ गार्डनर और एडन फिट्जगेराल्ड को एक्वामैन की हॉरर थीम वाली स्पिन ऑफ फिल्म द ट्रेंच की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया, जो पहली फिल्म में दिखाए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी। उम्मीद थी कि इसका बजट कम होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे, जबकि वान और सैफरान इसके निर्माता होंगे। हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किट ने तब बताया था कि स्टूडियो वान और मोमोआ के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल को लेकर अभी तक कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि वे पहले थोड़ा आराम करना चाहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि सीक्वल पर सक्रिय रूप से काम शुरू हो गया है और पहली फिल्म के सहलेखक और वान के अक्सर सहयोगी रहे डेविड लेस्ली जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने पटकथा लिखने के लिए हामी भर दी है। वान और सैफरान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे, हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं। फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने का कार्यक्रम तय किया। अगले महीने सैफरान ने बताया कि वो और वान सीक्वल को जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने इसका समर्थन किया था। यही कारण है कि फिल्म की रिलीज पहली फिल्म के 4 साल बाद निर्धारित की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को द कंज्यूरिंग यूनिवर्स के समान ही देख रहे थे, जिसमें द ट्रेंच जैसी स्पिन ऑफ फिल्में एक्वामैन वाली मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों की कहानियों की खोज कर रही थी। सैफरान ने कहा कि वान 7 राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला, शस्त्रागार, सेना, रूप, अनुभव और सामान्य माहौल को जानते थे और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहते थे। जुलाई 2019 में वन एक्वामैन 2 पर काम शुरू करने से पहले फिल्म मैलिग्नेंट 2020 का निर्देशन करने वाले थे। पैट्रिक विल्सन ने नवंबर में कहा कि उन्होंने वान के साथ सीक्वल की योजनाओं पर चर्चा की थी और संकेत दिया था कि वो पहली फिल्म से ओर्म मारियस, ओशन मास्टर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 1 महीने बाद याहिया अब्दुल मतीन द्वितीय ने पुष्टि की
कि वो डेविड केन ब्लैक मांटा के रूप में वापसी कर रहे हैं और चरित्र को और अधिक विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने मार्च 2020 में कहा कि सीक्वल किसी विशिष्ट कॉमिक बुक पर आधारित नहीं होगा, बल्कि कॉमिक बुक्स के सिल्वर एज की एक्वामैन कहानियों से प्रेरणा लेगा, जिसमें ब्लैक मांटा खलनायक के रूप में दिखाया गया था। अगस्त में वर्चुअल डीसी फैंडम इवेंट में वान द्वारा सीक्वल का निर्देशन करने की पुष्टि की गई, जब विल्सन की वापसी की भी पुष्टि हुई। वान ने कहा कि यह पहली फिल्म से ज्यादा गंभीर होगी और इसमें वास्तविक दुनिया से जुड़े विषय होंगे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने से नहीं डरते और बताया कि कॉमिक्स में एक्वामैन का किरदार पर्यावरण के प्रति जागरूक है और समुद्र को साफ रखने के लिए संघर्ष करता है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि फिल्म एक मनोरंजक एक्शन फंतासी फिल्म बनी रहेगी। मोमोआ ने कहा कि फिल्म में एक दृश्य है जिसमें एक्वामैन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करता है और अभिनेता ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासागर सम्मेलन में भी ऐसा किया था। वान ने आगे कहा कि फिल्म में पानी के नीचे के राज्यों का अधिक विस्तार से वर्णन और अन्वेषण होगा और इसमें पहली फिल्म के ट्रेंच सीक्वेंस की तरह कुछ डरावने तत्व भी होंगे। पहली फिल्म की दुनिया को विस्तार देने की क्षमता वान द्वारा सीक्वल का निर्देशन करने के प्रमुख कारणों में से एक थी, साथ ही जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की पटकथा भी, जिसे वान ने इन सभी पात्रों को वापस लाने और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी के रूप में महसूस किया। सैफरान ने महसूस किया कि एक्वामैन चरित्र की पौराणिक प्रकृति को अपनाना और उसे फिल्म की दुनिया और दृश्य कहानी के साथ जोड़ना फिल्म को आकर्षक बनाता है। वो और मोमोआ दोनों मानते थे कि फिल्म का हास्य पहली फिल्म से कहीं बेहतर था, जबकि वान ने कहा कि एक्वामैन अपने आकर्षण और हास्य के साथ फिल्म के केंद्र में था। एम्बर हर्ड की कास्टिंग को लेकर विवाद। अधिक जानकारी। एम्बर हर्ड, जॉनी डेप के साथ संबंध। एम्बर हर्ड 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिल्म में एम्बर हर्ड की कास्टिंग विवाद का विषय थी और उनकी भूमिका की सीमा के बारे में कई रिपोर्टें सामने आईं, जिसका आंशिक कारण उनके पर्दे के बाहर के कानूनी मुद्दे थे। नवंबर 2020 में एम्बर हर्ड ने उन अफवाहों का खंडन किया कि वो अपने पूर्व पति जॉनी डेप द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद पहली फिल्म में मीरा की भूमिका नहीं निभाएंगी। उसी महीने हर्ड को फ्रेंचाइजी से निकालने के लिए एक याचिका पर 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए और ये वार्नर ब्रदर्स द्वारा डेप को फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर 2022 से हटाने के बाद हुआ, जब द सन द्वारा लगाए गए डेप द्वारा हर्ड के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को द सन के मालिक के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे डेप बनाम न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर्स लिमिटेड में काफ़ी हद तक सच माना गया। सैफरान ने कहा कि उन्होंने कभी भी हर्ड के बिना फिल्म बनाने पर विचार नहीं किया और याचिका और अन्य सोशल मीडिया चर्चाओं के शुद्ध प्रशंसक दबाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हालांकि हर्ड ने बाद में डेप बनाम हर्ड के दूसरे मानहानि मुकदमे के दौरान, जो डेप ने द वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम को लेकर उनके खिलाफ दायर किया था, कहा कि वे उन्हें फिल्म में शामिल नहीं करना चाहते थे और उन्हें अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि स्क्रिप्ट में संशोधन किए गए जिससे उनकी भूमिका बहुत कम कर दी गई, जिसमें उनके किरदार के लिए एक्शन सीक्वेंस हटाना भी शामिल था और वो अपने विकल्प अनुबंध पर पुनर्विचार करने में असमर्थ रहीं, जिसमें यह शर्त थी कि उन्हें सीक्वल के लिए $2 मिलियन मिलेंगे, जो पहली फिल्म के लिए उनकी कमाई से दोगुना था। उस समय तक मई 2022 में हर्ड को फिल्म से हटाने की याचिका पर 4 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके थे। डीसी फिल्म्स के अध्यक्ष वॉल्टर हमादा ने डेप और हर्ड के मानहानि मुकदमे के दौरान गवाही दी कि स्टूडियो ने मीरा की भूमिका के लिए किसी और को लेने पर विचार किया था, लेकिन केवल मोमोआ के साथ हर्ड की केमिस्ट्री की कमी के कारण, न कि दुर्व्यवहार के आरोपों के कारण। उन्होंने आगे कहा कि स्टूडियो की नीति लोगों को उनके विकल्पों पर कायम रखने की थी, न कि अनुबंधों पर पुनर्विचार करने की, और कहा कि सीक्वल के विकास के दौरान हर्ड की भूमिका का आकार नहीं बदला था। हमादा ने बताया कि फिल्म हमेशा से एक बड़ी कॉमेडी के रूप में बनाई जानी थी, जो एक्वामैन और ऑर्म के बीच के रिश्ते पर केंद्रित थी। वैरायटी की तातियाना सीगल ने बताया कि पहली फिल्म की रिलीज के बाद केमिस्ट्री संबंधी चिंताओं के कारण हर्ड को सीक्वल से लगभग निकाल दिया गया था, लेकिन उनके पूर्व प्रेमी इलॉन मस्क के हस्तक्षेप के बाद ये योजनाएं रद्द कर दी गईं। सीगल ने यह भी बताया कि केमिस्ट्री की कमी की बात विवादित थी, क्योंकि हर्ड ने पहली फिल्म में मोमोआ के साथ केमिस्ट्री टेस्ट किया था और उन्हें एबी ली सहित 2 अन्य अभिनेत्रियों के मुकाबले कास्ट किया गया था। हर्ड ने फिल्म के सेट पर मोमोआ और वान के साथ अपने अनुभव को शत्रुतापूर्ण बताया,
जिसका खंडन डीसी के एक प्रवक्ता ने किया, जिन्होंने निर्माण को सकारात्मक और सहयोगात्मक बताया। डेप बनाम हर्ड के जूरी ने अंततः पाया कि हर्ड और डेप दोनों ने एक दूसरे को बदनाम किया था, जिसमें हर्ड ने डेप को 3 मामलों में और डेप ने उन्हें 1 मामले में बदनाम किया था। मुकदमे के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं हर्ड के मुकाबले डेप के पक्ष में थीं। कई मीम्स और वीडियो में उनकी गवाही का मजाक उड़ाया गया था। जून 2032 में ऐसी खबरें सामने आईं कि मुकदमे के बाद हर्ड को फिल्म से निकाल दिया गया था। हालांकि बाद में इन दावों का खंडन किया गया। हर्ड अंततः फिल्म में लगभग 20 मिनट के लिए दिखाई दी। उनके 2 दृश्य, ब्लैक मांटा के साथ एक लड़ाई का दृश्य और मोमोआ के साथ एक प्रेम दृश्य, कथित तौर पर निर्माण के दौरान काट दिए गए थे। फिल्म की रिलीज पर कई टिप्पणीकारों ने टिप्पणी की कि हर्ड के कई दृश्य हटा दिए गए थे और शेष दृश्य अजीब और अटपटे लग रहे थे। अभिनेता डॉल्फ लुंडग्रेन, जो मेरा के पिता नेरियस की भूमिका निभाते हैं, ने बाद में कहा कि मूल कट और स्क्रिप्ट में उनकी और हर्ड की बड़ी भूमिकाएं थीं, जिन्हें रीशूट के दौरान कम कर दिया गया था। पूर्व उत्पादन फरवरी 2021 में लुंडग्रेन ने कहा कि वो सीक्वल में नेरियस के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभा रहे हैं और फिल्मांकन उसी वर्ष के अंत में लंदन में शुरू होने की उम्मीद थी। 1 महीने बाद फिल्मांकन की नियोजित आरंभ तिथि जून में बताई गई। हालांकि कोविड-19 महामारी से इस पर प्रभाव पड़ने की संभावना थी। रिचर्ड सेल को भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करते हुए बताया गया। इससे पहले उन्होंने डीसी की वंडर वुमन 1984-2020 में सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया था। IWC शेफहाउसन ने फिल्म के लिए लाल और नीले रंग की चमकती सुपर लुमिनोवा प्रॉप घड़ियां बनाई, जिन्हें अब्दुल मतीन 2 और रैंडल पार्क ने पहना था। अप्रैल में वार्नर ब्रदर्स और डीसी ने घोषणा की कि द ट्रेंच का विकास अब आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि स्टूडियो के पास अपनी फिल्मों की सूची में स्पिन ऑफ के लिए जगह नहीं है और उनका मानना है कि एक्वामैन 2 फिलहाल फ्रेंचाइजी के विस्तार के लिए पर्याप्त है। वॉन ने बाद में खुलासा किया कि द ट्रेंच एक नियोजित ब्लैक मांटा फिल्म का कार्य शीर्षक और भ्रामक नाम था। उसी महीने बाद में पिलो अजबेक ने फिल्म की कास्ट में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की। मोमोआ ने मई में कहा कि वो जुलाई में फिल्मांकन शुरू करेंगे और वॉन ने 1 महीने बाद घोषणा की कि सीक्वल का शीर्षक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम है, जबकि टेमुएरा मॉरिसन ने एक्वामैन के पिता थॉमस करी के रूप में अपनी वापसी की पुष्टि की। विलियम डेफो के बारे में भी खबर थी कि वो पहली फिल्म से न्यूडिस वल्को की अपनी भूमिका को दोहराएंगे, लेकिन वो अंततः दिखाई नहीं दिए, जिसका कारण वॉन ने शेड्यूलिंग संबंधी समस्याओं को बताया। निर्देशक का मानना था कि वल्को की अनुपस्थिति ने अटलाना की भूमिका को उसके बेटे के सलाहकार के रूप में विस्तारित करने की अनुमति दी, जो उसे पानी के नीचे की दुनिया के कामकाज के बारे में सलाह देती है। फिल्मा ने सितंबर 2023 में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो लीव्सडेन के पार्किंग क्षेत्र में लगे साइन बोर्ड की तस्वीर। वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के लीव्सडेन फिल्म स्टूडियो ने फिल्म के निर्माण के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य किया। मुख्य फोटोग्राफी 28 जून 2021 को शुरू हुई, जिसमें इंग्लैंड के वॉटफोर्ड में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो लीव्सडेन में 5 स्टेज और बैकलोट का उपयोग किया गया, साथ ही एक बाहरी पानी के टैंक का भी। फिल्मांकन के लिए नेक्रस शीर्षक का उपयोग किया गया, जो नेक्रस के खोए हुए पानी के नीचे के साम्राज्य को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म में दिखाया गया है। नेक्रस, जिसे द ब्लैक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एक्वामैन 30 1966 में एक अस्थिर पानी के नीचे के शहर के रूप में सामने आया, जो अटलांटिस को टक्कर देता है, जो एक ही स्थान पर 2 बार नहीं हो सकता और एक विदेशी उपग्रह से उत्पन्न हुआ था। वान ने कहा कि नेक्रस के खोए हुए राज्य को डिजाइन करना मजेदार था, इसे विभिन्न वाहनों और हथियारों वाले समाज के रूप में विस्तृत रूप से चित्रित करना, जैसे कि ऑक्टोबोट्स नामक व्यक्तिगत रूप से संचालित मशीनें जो पानी के अंदर और बाहर चलती हैं और जिनसे ऑर्म का सामना होता है। राज्य का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन 1950 और 60 के दशक की सिल्वर एज। एक्वामैन कॉमिक्स में कला चित्रण से प्रेरित था, लेकिन एक आधुनिक स्पर्श के साथ। वान को लगा कि अंटार्कटिका और उसका परिदृश्य परिचित था, फिर भी दुनिया के अधिकांश लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अछूता था, जिसने उन्हें खोए हुए राज्य में इसके एक उन्नत संस्करण का पता लगाने की अनुमति दी। खोए हुए राज्य के लिए रचनाकारों ने प्राचीन अटलांटियन तकनीक, जो विशिष्ट मानव तकनीक से अधिक उन्नत थी, को ब्लैक मांटा के दल की वर्दी और हथियारों, उसकी विशाल पनडुब्बी और ऑक्टोबोट्स में शामिल किया। पहली फिल्म के कई क्रू सदस्य वापस आए, जिनमें सिनेमाटोग्राफर के रूप में डॉन बर्गिस और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में बिल बेजस्की शामिल थे। बाद वाले ने सैबी मेहल्ला के साथ काम किया। स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स क्रू ने
फिल्म के पानी के अंदर के दृश्यों के लिए नई तकनीक और वीएफएक्स रिग्स का आविष्कार किया ताकि अभिनेताओं के लिए अपने दृश्यों की शूटिंग करना आसान हो सके। 100 कैमरों ने प्रदर्शनों और एक्शन दृश्यों को कैप्चर किया, जिसे बाद में अभिनेताओं के 3D संस्करणों पर लागू किया गया। यह नया सेटअप तब तैयार किया गया जब वान ने पाया कि पहली फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया रिगिंग सिस्टम जटिल था और इसके उपकरण अभिनेताओं को शारीरिक पीड़ा पहुंचाते थे। वान का मानना था कि नया सेटअप अधिक बहुमुखी और सुरक्षित था। वान ने कहा कि रचनाकार चाहते थे कि सीक्वल दर्शकों को अधिक गहन और रोमांचक अनुभव प्रदान करे, साथ ही कहानी और पात्रों का विस्तार भी हो। उन्होंने बताया कि फिल्म में अटलांटिस का चित्रण पहली फिल्म की तुलना में अधिक विस्तृत था, जिसमें शहर की गहराई, आवासीय क्षेत्र और टाइम्स स्क्वायर से प्रेरित एक क्षेत्र शामिल था। साथ ही इसकी कुछ राजनीति का भी अन्वेषण किया गया था। अटलांटिस को अधिक रंग और जीवंतता भी दी गई थी। सैफरान को लगा कि अटलांटिस का अलग रूप और अनुभव अभी भी दर्शकों को पहली फिल्म में पसंद आई चीज़ों से जुड़ा हुआ था, फिर भी ये ताज़ा और नया लगता था, जो वान की नई दुनियाओं की कल्पना और रंगों को पकड़ने की क्षमता को उजागर करता है। विभिन्न पानी के नीचे की दुनिया और जीवों को बनाने के लिए वान और रचनाकारों ने पहली फिल्म में इस्तेमाल की गई ब्लू स्क्रीन विधि से हटकर नई आईलाइन स्टूडियो तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें अभिनेता 136 कैमरों से घिरे गोलाकार बूथों में थे, जिसके बारे में निर्माता रॉब कोवान ने कहा कि इसने फिल्म की शूटिंग के रचनात्मक और व्यावहारिक तरीकों को बदल दिया। अगस्त 2021 में वान ने कहा कि सीक्वल फिल्म प्लैनेट ऑफ द वैम्पायर्स 1965 के साथ साथ पुराने ज़माने की यूरो हॉरर और एनिमेटर रे हैरीहाउजन द्वारा बनाए गए स्टॉप मोशन मॉन्स्टर्स से काफ़ी प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि फिल्म का लुक 1960 के दशक की हॉरर फिल्मों जैसा बहुत रेट्रो था और इसमें पुराने ज़माने की साइंस फिक्शन और हॉरर वाली भावना के साथ परेशान करने वाले यांत्रिक जीव थे, जो फिल्म में ब्लैक मांटा की भूमिका से जुड़ा था। ब्रजेस्की ने फिल्म की तुलना हैरीहाउजन की फिल्मों द सेवेंथ वॉयज ऑफ सिंदबाद 1958 और जेसन एंड द आर्गोनॉट्स 1963 से की, क्योंकि यह एक काल्पनिक साहसिक कहानी है जिसमें महान खोज और राक्षस हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान में रहने वाली भगोड़ों की जनजाति जो नमी के लिए खून पर निर्भर होकर पिशाच जैसे जीवों में विकसित हो गई है। साथ ही इसमें आधुनिक दर्शकों से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है। विल्सन ने कहा कि उन्होंने पात्रों के रिश्तों को गहराई से समझने के अलावा लड़ाई के दृश्यों और स्टंट को पहली फिल्म से भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में ड्रम बजाने वाला ऑक्टोपस टोपो नाम का एक किरदार भी दिखाई देता है। वान ने कहा कि पहली फिल्म में टोपो की संक्षिप्त उपस्थिति को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने और जॉनसन मैकगोल्ड्रिक ने सीक्वल में इस किरदार को एक महत्वपूर्ण भूमिका देने का फैसला किया और उनका मानना था कि एक्वामैन कॉमिक्स से टोपो और अन्य प्राणियों को शामिल करने से दर्शकों को ये पता चला कि वे चरित्र की काल्पनिक दुनिया को अपना रहे हैं। सितंबर 2021 की शुरुआत में डेवॉन के सॉन्टन सैंड्स बीच पर लोकेशन शूटिंग हुई, साथ ही लंदन के सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में पिकाडिली में और उसी वर्ष न्यू जर्सी के जर्सी सिटी में भी। उसी महीने बाद में एस्बेक की कास्टिंग की पुष्टि हुई, जिसमें उन्होंने नेक्रस के मरे हुए राजा कॉर्डैक्स की भूमिका निभाई। इस समय रैंडल पार्क को पहली फिल्म से डॉक्टर स्टीफन शिन के रूप में वापसी करते हुए दिखाया गया, जबकि निम्नलिखित अभिनेता कलाकारों में शामिल हुए। विंसेंट रेगन ने प्राचीन राजा एटलन की भूमिका निभाई, जिन्होंने ग्राहम मैक्टेविश की जगह ली, जिन्होंने पहली फिल्म में संक्षेप में इस किरदार को निभाया था। जानी झाओ ने स्टिंगरे की भूमिका निभाई, जो फिल्म का एक मूल किरदार है और ये उनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फीचर फिल्म भूमिका है। और इंडिया मूर ने कारशोन की भूमिका निभाई। यूनाइटेड किंगडम में फिल्म का 95% हिस्सा शूट करने के बाद प्रोडक्शन 9 दिसंबर तक ऑन लोकेशन शूटिंग के लिए हवाई चला गया। इसके तुरंत बाद निकोल किडमैन द्वारा एक्वामैन की मां अटलाना के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने की पुष्टि की गई। फिर फिल्मांकन लॉस एंजलिस में स्थानांतरित हो गया और आधिकारिक तौर पर 12 जनवरी 2022 को मालिबू में समाप्त हुआ। फिल्मांकन समय पर और बजट के भीतर पूरा हो गया और कथित तौर पर लगभग 1 सप्ताह के रीशूट की आवश्यकता थी। डाक उत्पादन। वार्नर ब्रदर्स ने मार्च 2022 में कोविड-19 महामारी के कारण विजुअल इफेक्ट्स वेंडर्स के कार्यभार में आए बदलाव के चलते अपनी रिलीज शेड्यूल में फेरबदल किया। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को 17 मार्च 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया और द फ्लैश को भी 2022 से 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया, ताकि विजुअल इफेक्ट्स का काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वहीं शैज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को इस फिल्म की पिछली रिलीज डेट पर ही रिलीज किया गया, क्योंकि ये पहले रिलीज के लिए तैयार हो जाती।
वान ने कहा कि हालांकि उन्हें फिल्म के लिए क्रिसमस रिलीज का समय पसंद था, लेकिन वे इस देरी के लिए आभारी थे क्योंकि इससे उन्हें विजुअल इफेक्ट्स और इसकी नई तकनीक पर काम करने के लिए अधिक समय मिला, जिसे उन्होंने अभूतपूर्व बताया और कहा कि फिल्म अपनी पिछली रिलीज डेट पर रिलीज नहीं हो पाती। वे इस समय अपने डायरेक्टर कट पर भी काम कर रहे थे। विल्सन ने यह भी कहा कि द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश के लिए नई वीएफएक्स तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। अप्रैल 2022 में डिस्कवरी इंक और वार्नर मीडिया का विलय होकर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी बन गया, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष और सीईओ डेविड जसलाव ने किया। नई कंपनी से डीसी एंटरटेनमेंट का पुनर्गठन करने की उम्मीद थी और जसलाव ने नई सहायक कंपनी का नेतृत्व करने के लिए मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे के समकक्ष की तलाश शुरू कर दी। उसी जून में फिल्म के लिए अंतिम लेखन क्रेडिट का खुलासा किया गया। जॉनसन मैकगोल्ड्रिक को पटकथा का श्रेय मिला, जबकि वान और जॉनसन मैकगोल्ड्रिक की जोड़ी और मोमोआ और उनके निर्माण सहयोगी थॉमस पा आ सिब्बेट को कहानी का श्रेय मिला। फिल्म की 2022 के मध्य में कई टेस्ट स्क्रीनिंग हुई, जिनके मिश्रित परिणाम आए, जिसके चलते एक नया संस्करण तैयार किया गया। इसके बाद 2023 की शुरुआत तक 2 बार रीशूट हुए, जिसमें वार्नर ब्रदर्स फिल्म के अध्यक्ष माइकल डी लूका और पैमेला एबडी फिल्म के संपादन में शामिल थे। मोमोआ ने जुलाई 2022 में खुलासा किया कि बेन एफ्लेक वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के बरबैंक कैलिफोर्निया स्थित बैकलॉट में रीशूट के लिए डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में ब्रूस वेन बैटमैन की अपनी भूमिका को फिर से निभा रहे हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के एरन काउच ने इसके तुरंत बाद बताया कि माइकल कीटन ने निर्देशक टिम बर्टन की बैटमैन 1989 और बैटमैन रिटर्न्स 1992 से अपने ब्रूस वेन बैटमैन के किरदार में एक दृश्य फिल्माया था। कीटन के किरदार को द फ्लैश में DCEU में पेश किया जाना था, लेकिन उस फिल्म की रिलीज को एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद तक टाल दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट स्क्रीनिंग के दौरान इस दृश्य ने दर्शकों को भ्रमित कर दिया था और काउच को लगा कि यही कारण था कि एफ्लेक रीशूट में शामिल हुए। अगस्त में वार्नर ब्रदर्स ने अपनी फीचर फिल्मों के विपणन और वितरण खर्चों को कम करने के लिए फिल्म की रिलीज को 25 दिसंबर 2023 तक स्थगित कर दिया। इससे फिल्म की रिलीज द फ्लैश की नियोजित रिलीज के बाद हो गई, जिसका मतलब था कि एफ्लेक के बजाय कीटन के बैटमैन के किरदार को फिल्म में दिखाए जाने की संभावना थी। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर तक कीटन का कैमियो फिल्म से हटा दिया गया था। उसी समय के आसपास डीलूका और एबडी ने वान को रीशूट के लिए बजट कम करने के लिए कहा, क्योंकि निर्माण के दौरान फिल्म का बजट $205 मिलियन तक पहुंच गया था। सैफरान और लेखक निर्देशक जेम्स गन को अक्टूबर के अंत में नवगठित डीसी स्टूडियोज के सह अध्यक्ष और सह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी नई भूमिकाएं शुरू करने के एक सप्ताह बाद दोनों ने डीसी यूनिवर्स DCU नामक एक नई फ्रेंचाइजी के लिए 8 से 10 साल की योजना विकसित करना शुरू कर दिया था, जो DCEU का एक सॉफ्ट रिबूट होगा। नवंबर के मध्य तक सैफरान द लॉस्ट किंगडम को ठीक कर रहे थे, जबकि गन ने अगले महीने तक इस पर नोट्स प्रदान किए थे। मोमोआ ने जनवरी 2023 में कहा कि उन्होंने बैटमैन के रूप में कुछ अभिनेताओं के साथ दृश्यों की शूटिंग की थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि अंतिम कट में किसे शामिल किया जाएगा। 2023 की शुरुआत में आगे की टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद गन ने फिल्म पर परामर्श दिया। अप्रैल में फिल्म की रिलीज की तारीख 5 दिन आगे बढ़ाकर 20 दिसंबर 2023 कर दी गई। रीशूट। अगले महीने की शुरुआत में 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल शुरू होने से ठीक पहले समाप्त हो गए थे और स्टूडियो ने रीशूट के तीसरे दौर के लिए संपर्क किया, जिससे फिल्म का बजट बढ़ गया, जो जून के मध्य में 5 दिनों के लिए न्यूजीलैंड में मोमोआ और विल्सन के साथ होना था। वे रीशूट 4 दिनों में पूरे हो गए। तब तक गन और सैफरान की DCU योजनाओं के कारण फिल्म के नवीनतम संस्करण से एफ्लेक और कीटन दोनों को बाहर कर दिया गया था। दोनों में से कोई भी अभिनेता फिल्म के अंतिम संस्करण में दिखाई नहीं दिया। रीशूट के बाद फिल्म का बजट अंततः $215 मिलियन तक पहुंच गया। बाहरी वीडियो आइकन एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, मैन ऑन एंड टाइटल सीक्वेंस। फिल्मोग्राफ के चैनल से वीमियो वीडियो में फिल्म का मैन ऑन एंड टाइटल सीक्वेंस प्रस्तुत किया गया है। रीशूट के बारे में बताते हुए वान ने कहा कि उन्हें निर्माण के दौरान कुछ समायोजन करने पड़े, क्योंकि DCEU के विभिन्न संस्करणों पर नज़र रखना और फ्रेंचाइजी की अन्य योजनाओं को ध्यान में रखना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सौभाग्य से एक्वामैन फिल्में DCEU की बाकी फिल्मों और किरदारों से काफ़ी अलग थीं। सितंबर में निर्देशक ने कहा कि फिल्म किसी भी पिछली DCEU फिल्म से जुड़ी नहीं होगी,
क्योंकि उन्हें यह निश्चित नहीं था कि ये द फ्लैश से पहले या बाद में रिलीज होगी, जिसका उद्देश्य DCEU को रीबूट करना था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपेक्षाकृत कम मात्रा में अतिरिक्त फोटोग्राफी का निर्देशन किया था, जिसे उन्होंने निर्माण प्रक्रिया का एक नियमित हिस्सा बताया, क्योंकि मुख्य फोटोग्राफी के कुछ हिस्सों के दौरान कुछ अभिनेता अनुपलब्ध थे। लुंडग्रेन ने बाद में कहा कि स्टूडियो ने फुटेज के बड़े हिस्से को फिर से शूट करने का फैसला किया ताकि इसे थोड़ी अलग कहानी के साथ फिर से बनाया जा सके, जिससे उनकी और हर्ड की भूमिकाएं कम हो गईं। अक्टूबर 2023 में फिल्म की रिलीज 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई और इसे 22 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया। अगले महीने वार्नर ब्रदर्स ने डोमेन कैपिटल के साथ अपनी थिएट्रिकल फिल्मों, जिसमें द लॉस्ट किंगडम भी शामिल है, के लिए एक नया बहुवर्षीय सह वित्त पोषण समझौता किया, जो उस कंपनी के मीडिया और मनोरंजन के लिए $700 मिलियन के फंड डोमेन एंटरटेनमेंट के माध्यम से किया गया था। किर्क मूरी पहली फिल्म से संपादक के रूप में वापस आए और निक डेविस ने दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया, जिन्होंने पहले द डार्क नाइट 2008 पर काम किया था। फिल्म के लगभग हर फ्रेम में दृश्य प्रभाव थे, जो सिनेसाइट, DNEG, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, ILM, मूविंग पिक्चर कंपनी, MPC, स्कैनलाइन VFX और रोडियो FX द्वारा प्रदान किए गए थे। संगीत, मुख्य लेख, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, साउंड ट्रैक। रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वे पहली फिल्म और DC की वंडर वुमन 2017 के लिए संगीत तैयार करने के बाद सीक्वल के लिए भी संगीत तैयार करने के लिए लौट रहे हैं। गीत डीप एंड को एक्स एम्बेसडर्स द्वारा गाया गया और 17 नवंबर 2023 को एक एकल के रूप में रिलीज किया गया। ग्रेगसन विलियम्स के संगीत का साउंडट्रैक एल्बम वाटर टावर म्यूजिक द्वारा 22 दिसंबर को रिलीज किया गया। विपणन, मोमोआ और विल्सन के साथ प्रमोशनल वीडियो फरवरी 2024 में मैक्स के YouTube चैनल के माध्यम से जारी किया गया। अगस्त 2020 में वर्चुअल DC फैंडम इवेंट में एक पैनल के दौरान वान और विल्सन ने फिल्म की योजनाओं के बारे में संकेत दिए। अगले वर्ष DC फैंडम में फिल्मांकन से संबंधित कॉन्सेप्ट आर्ट और पर्दे के पीछे के फुटेज का खुलासा किया गया। फरवरी 2022 में वार्नर ब्रदर्स की 2022 की DC फिल्मों की सूची के टीजर के हिस्से के रूप में फिल्म का पहला फुटेज जारी किया गया था, जिसमें द बैटमैन, ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल थे। अगले महीने 2023 तक स्थगित किए जाने से पहले वान ने अप्रैल 2022 में वार्नर ब्रदर्स के सिनेमाकॉन पैनल में फिल्म का प्रचार किया, जिसमें मोमोआ का एक रिकॉर्ड किया गया संदेश और फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखाए गए। अगस्त में जब फिल्म की रिलीज की तारीख स्थगित की गई, तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक कॉन्सेप्ट आर्ट का खुलासा किया। पहला ट्रेलर अप्रैल 2023 में वार्नर ब्रदर्स के सिनेमाकॉन पैनल के दौरान दिखाया गया था, जिसमें अन्य फुटेज के साथ आर्थर और ऑर्न के बीच ब्रोमांस दिखाया गया था। कोलाइडर के स्टीव वेंट्रॉब ने कहा कि फुटेज बिल्कुल विशाल पैमाने का लग रहा था और इसमें कई एक्शन सीक्वेंसेस थे। पहला थिएट्रिकल ट्रेलर 14 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। 2023 की SAG-AFTRA हड़ताल के दौरान कलाकार मार्केटिंग में भाग नहीं ले पाए, जब तक कि नवंबर में हड़ताल समाप्त नहीं हो गई। IWC शेफहाउजन ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक एक्वा टाइमर परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग वॉच जारी की, जो फिल्म में अब्दुल मतीन 2 और पार्क द्वारा पहनी गई घड़ियों से प्रेरित थी। मुक्त करना थिएट्रिकल। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को लॉस एंजलिस के फार्मर्स मार्केट स्थित ग्रो में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ। द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किट ने इस बात पर ध्यान दिया कि इसमें रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं थी, और वान और मोमोआ ने लंदन, बीजिंग और लॉस एंजलिस में ब्लू कारपेट फोटोकॉल और छोटे पैमाने के फैन इवेंट्स की एक श्रृंखला के बाद इसमें भाग लिया। ये फिल्म 20 दिसंबर को चीन में और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में IMAX, 3D, 4DX और ScreenX सहित अन्य प्रीमियम बड़े प्रारूपों में रिलीज हुई। इसे मूल रूप से 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन इसे 17 मार्च 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया, जब वार्नर ब्रदर्स ने कोविड-19 महामारी के कारण विजुअल इफेक्ट विक्रेताओं के कार्यभार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण अपनी रिलीज अनुसूची में बदलाव किया। इसके बाद इसे 25 दिसंबर 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया, जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागतों को कम करने की कोशिश कर रही थी। फिर इसे 20 दिसंबर तक आगे बढ़ा दिया गया
और अंततः इसे 2 दिन पीछे धकेलकर 22 दिसंबर तक कर दिया गया। होम मीडिया। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 23 जनवरी 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर वार्नर ब्रदर्स स्ट्रीमिंग सेवा मैक्स पर 27 फरवरी को और अल्ट्रा एचडी ब्लूरे और डीवीडी पर 12 मार्च को रिलीज किया गया था। इसमें बिहाइंड द सीन्स फीचर के साथ साथ विशेष फीचर अटलांटियन ब्लड इज थिकर देन वाटर भी शामिल है, जो ब्लूरे संस्करणों और प्रीमियम डिजिटल संस्करणों पर मूल मोशन कॉमिक एक्वामैन थ्रू फायर एंड वाटर दोनों में एक्वामैन और ऑर्म के संबंधों की पड़ताल करता है। स्ट्रीमिंग सेवाओं पर मीडिया के दर्शकों की संख्या मापने वाले नीलसन मीडिया रिसर्च के अनुसार द लॉस्ट किंगडम 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 के सप्ताह में अपनी शुरुआत के समय स्ट्रीमिंग पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म थी, जिसे कुल 685 मिलियन मिनट देखा गया था। स्वागत बॉक्स ऑफिस। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 124.5 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 315.7 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे इसका विश्वव्यापी कुल कलेक्शन 440.2 मिलियन डॉलर हो गया। ये पहली एक्वामैन फिल्म के बाद DCEU की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन रही, लेकिन इसने उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व के आधे से भी कम कमाई की। कुछ समीक्षकों ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल बताया। कोलाइडर के एडन केली ने अनुमान लगाया कि इसे अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए विश्व स्तर पर 305-355 मिलियन डॉलर कमाने की आवश्यकता थी, जबकि फिल्म की हन्ना शॉ विलियम्स का मानना था कि 400 मिलियन डॉलर से अधिक की विश्वव्यापी कमाई के बाद भी फिल्म के थिएटर में चलने के दौरान ब्रेक इवन तक पहुंचना असंभव था। डेडलाइन हॉलीवुड की जिल गोल्डस्मिथ ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स की चौथी तिमाही में रिलीज हुई थिएट्रिकल फिल्मों का राजस्व अधिकांश रिलीज पर अधिक था, जिसमें द लॉस्ट किंगडम भी शामिल है। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों द्वारा कम अनुमानों के बावजूद भविष्यवाणी से कम था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को माइग्रेशन, एनीवन बट यू और द आयरन क्लॉ के साथ रिलीज किया गया था और इसके 4 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म में अपने पहले दिन 13.7 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से 4.5 मिलियन डॉलर शामिल थे। इसने पारंपरिक शुरुआती सप्ताहांत में 27.7 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो DCEU में चौथी सबसे कम और कोविड-19 महामारी से अप्रभावित फिल्मों में दूसरी सबसे कम थी। इसके बाद इसने क्रिसमस के दिन 10.6 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे 4 दिनों का कुल कलेक्शन 38.3 मिलियन डॉलर हो गया। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 19.5 मिलियन डॉलर कमाए, जो 30% की गिरावट थी और वोंका और माइग्रेशन के बाद तीसरे स्थान पर रही। अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 10.6 मिलियन डॉलर कमाए, जो 42 की गिरावट थी और तीसरे स्थान पर बनी रही। अपने चौथे सप्ताहांत में फिल्म ने 5.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो 50% की गिरावट थी और छठे स्थान पर समाप्त हुई। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने गणना की कि 212 समीक्षाओं में से 33% सकारात्मक थीं और औसत रेटिंग 4.9/10 थी। वेबसाइट की समीक्षक सहमति कहती है, जेसन मोमोआ एक सक्षम और समर्पित मुख्य अभिनेता बने हुए हैं, लेकिन DC के कट्टर प्रशंसक भी महसूस कर सकते हैं कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम परिचित रास्तों पर ही चल रही है। हंस डॉल्फ लुंडग्रेन 3 नवंबर 1957 एक स्वीडिश अभिनेता, फिल्म निर्माता और मार्शल आर्टिस्ट। उन्होंने रॉकी 4 1985 में सोवियत मुक्केबाज इवान ड्रैगो की भूमिका निभाकर पहचान हासिल की, जिसे उन्होंने क्रीड 2 2018 में दोहराया। लुंडग्रेन ने मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स 1987, रेड स्कॉर्पियन 1988, द पनिशर 1989, आई कम इन पीस 1990, शोडाउन इन लिटिल टोक्यो 1991, जोशुआ ट्री 1993, मैन ऑफ वॉर 1994, साइलेंट ट्रिगर 1996 और ब्लैक जैक 1998 सहित 80 से अधिक एक्शन फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। उन्होंने खलनायक की भूमिकाएं निभाना जारी रखा, विशेष रूप से 3 यूनिवर्सल सोल्जर फिल्मों 1992-2012 में सार्जेंट एंड्रयू स्कॉट की भूमिका, जिसमें जीन क्लाउड वैन डैम सह कलाकार थे। 2000 के दशक में लुंडग्रेन ज्यादातर डायरेक्ट टू वीडियो फिल्मों में दिखाई दिए। इस दौरान लुंडग्रेन ने अपनी फिल्मों का निर्देशन और अभिनय करना शुरू किया,
ये फिल्में हैं द डिफेंडर 2004, द मैकेनिक 2005, मिशनरी मैन 2007 और कमांड परफॉर्मेंस 2009। सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म दी एक्सपेंडेबल्स में गनर जेनसन की भूमिका से लुनग्रेन को 2010 में फिर से प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म में उन्होंने कई एक्शन स्टार्स के साथ काम किया था। इसके सीक्वल में भी उन्होंने यही भूमिका निभाई। तब से वे कई सफल फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें एक्वामैन 2018, कैसल फॉल्स 2021 जिसका निर्देशन उन्होंने खुद किया था, डोंट किल इट 2017 और शोडाउन एट द ग्रैंड 2023 शामिल हैं। वे SAF3 2013-2014 और एरो 2016-2017 में भी दिखाई दिए हैं। उनकी वॉइस एक्टिंग में सील टीम 2021 और मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू 2022 शामिल हैं। लुंडग्रेन ने 1980 के दशक की शुरुआत में KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और 1982 में सिडनी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। वह 16 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने क्योकुशिन कराटे में चौथी डैन ब्लैक बेल्ट का दर्जा हासिल किया और 1980 और 1981 में यूरोपीय चैंपियन बने। प्रारंभिक जीवन। हंस लुंडग्रेन का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम काउंटी के स्पेंगा में हुआ था। उनकी मां सिग्रिड बिर्गिटा एक भाषा शिक्षिका थी और उनके पिता कार्ल ह्यूगो जोहान लुंडग्रेन स्वीडिश सरकार के लिए इंजीनियर और अर्थशास्त्री थे। वे 13 वर्ष की आयु तक स्पेंगा में रहे, फिर वे अपने दादा दादी के घर नाइलैंड आंगेरमानलैंड चले गए। कुछ स्रोत गलती से उनका जन्म वर्ष 1959 बताते हैं, लेकिन लुंडग्रेन ने स्वयं इसकी पुष्टि 1957 की है। उनकी 2 बहनें कटरीना और अन्निका और एक बड़ा भाई जोहान है। लुंडग्रेन का दावा है कि उनके पिता शारीरिक रूप से हिंसक थे और अपनी निजी कुंठाओं को अपनी पत्नी और बेटे पर निकालते थे। उन्होंने बताया है कि अपने गुस्से के दौरान उनके पिता उन्हें हारने वाला कहते थे, जिसने बाद में उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी बनने और खुद को साबित करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, जो कुछ भी हुआ हो, मैं अब भी अपने पिता से प्यार करता हूं। उनमें कई ऐसी बातें हैं जिनकी मैं अब भी प्रशंसा करता हूं। बचपन में मैं शायद उन्हीं की तरह था, बहुत जिद्दी। शायद यही वो बात थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने पिता के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को मुक्केबाजी और कराटे जैसे भारी संपर्क वाले खेलों में भाग लेने की इच्छा विकसित होने का कारण बताया है। लुंडग्रेन ने बताया है कि बचपन में वे असुरक्षित महसूस करते थे और एलर्जी से पीड़ित थे और खुद को बौना बताते थे। उन्हें ड्रम बजाने में गहरी रुचि थी और वे रॉक स्टार बनने की ख्वाहिश रखते थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने जूडो और गोजू रियू का अभ्यास किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने क्योकुशिन कराटे सीखना शुरू किया और किशोरावस्था में ही भारोत्तोलन शुरू कर दिया। लुंडग्रेन ने कहा, मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर मैं अपने जीवन में कुछ खास करना चाहता हूं तो मुझे अमेरिका जाना होगा। हाई स्कूल से सभी विषयों में A ग्रेड के साथ स्नातक होने के बाद उन्होंने 1970 के दशक में विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्तियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में समय बिताया और 1976-1977 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और क्लेमसन यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इससे पहले कि वे स्वीडिश कोस्टल आर्टिलरी में कोस्टल रेंजर स्कूल में अपना अनिवार्य 1 साल का कार्यकाल पूरा करें। 1970 के दशक के अंत में उन्होंने स्टॉकहोम में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और 1980 के दशक की शुरुआत में रासायनिक इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक किया। अपनी पढ़ाई के दौरान लुंडग्रेन ने 5 साल तक एक डोजो में प्रशिक्षण लेकर अपने कराटे कौशल को निखारा और 1970 के दशक के अंत तक क्योकुशिन में ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर ली। उन्होंने स्वीडिश क्योकुशिन कराटे टीम की कप्तानी की और 1979 के विश्व ओपन टूर्नामेंट क्योकुशिन कराटे संगठन द्वारा आयोजित में एक चैलेंजर थे। उन्होंने 1980 और 1980 में यूरोपीय चैंपियनशिप और 1982 में ऑस्ट्रेलिया में एक फुल कॉन्टैक्ट कराटे टूर्नामेंट जीता। 1982 में लुंडग्रेन ने सिडनी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। सिडनी में रहने के दौरान उन्होंने कुख्यात किंग्स क्रॉस इलाके के एक नाइट क्लब में बाउंसर के रूप में काम करके जीविका कमाई। लुंडग्रेन को 1983 में MIT के लिए फुलब्राइट छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। हालांकि बोस्टन जाने की तैयारी के दौरान उन्हें सिडनी के उस नाइट क्लब में देखा गया जहां वे काम करते थे और ग्रेस जोन्स ने उन्हें अंगरक्षक के रूप में काम पर रख लिया और दोनों प्रेमी बन गए। वे जोन्स के साथ न्यूयॉर्क शहर चले गए जहां उन्होंने जोली एजेंसी में मॉडलिंग में हाथ आजमाया,
लेकिन उन्हें मॉडल के साइज 40 के लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा और मांसपेशियों वाला बताया गया। उन्होंने मैनहट्टन नाइट क्लब द लाइमलाइट में बाउंसर के रूप में काम करके जीविका कमाई, जो पूर्व एपिस्कोपल चर्च ऑफ द होली कम्युनियन में स्थित था, और चेज पार्लिमेंटेरी के साथ काम किया। दिन के समय उन्होंने वॉरेन रॉबर्टसन थिएटर वर्कशॉप में नाटक का अध्ययन किया और कहा है कि न्यूयॉर्क शहर में बिताए समय ने मेरी किशोरावस्था के स्वीडिश दृष्टिकोण को कला के क्षेत्र में कई अलग अलग लोगों और जीवन शैलियों से परिचित कराया। मैं एंडी वारहोल, कीथ हैरिंग, ईमान और स्टीव रूबेल के साथ समय बिताता था, स्टूडियो 54 में नृत्य करता था और एंडी मैकडोवेल और टॉम हुल से अभिनय का अध्ययन करता था। दोस्तों ने उनसे कहा कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। उन्होंने अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए 2 सप्ताह बाद MIT में पढ़ाई छोड़ दी। लुंडग्रेन ने कहा कि मनोरंजन व्यवसाय से परिचित होने के बाद उन्हें यह रासायनिक इंजीनियरिंग की तुलना में अधिक आकर्षक और फायदेमंद लगा, इसलिए उन्होंने अभिनय में करियर बनाने का फैसला किया। आजीविका 1980 से 1990 के दशक, सफलता और एक्शन फिल्म स्टार। लुंडग्रेन ने 1985 में जेम्स बॉन्ड फिल्म ए व्यू टू अ किल में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो रॉजर मूर की 007 के रूप में आखिरी फिल्म थी। उन्होंने इसमें KGB के हत्यारे वेंस की छोटी भूमिका निभाई थी। उनकी पूर्व प्रेमिका ग्रेस जोन्स, जिन्होंने खलनायिका मे डे का किरदार निभाया था, ने व्यक्तिगत रूप से उनकी सिफारिश की थी। लुंडग्रेन के अनुसार मूर ने उनके बारे में कहा था, डॉल्फ डेनमार्क से भी बड़ा है। जब लुंडग्रेन को पता चला कि सिल्वेस्टर स्टेलोन रॉकी 4 1985 में सोवियत मुक्केबाज इवान ड्रैगो की भूमिका निभाने के लिए एक दमदार फाइटर की तलाश है, तो उन्होंने स्टेलोन के एक दूर के संपर्क को अपने वीडियो और तस्वीरें भेजी और आखिरकार उनसे संपर्क कर लिया। लुंडग्रेन ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद बताया है, उन्हें शुरू में इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उनकी लंबाई बहुत अधिक थी। लुंडग्रेन ने अंततः 5000 अन्य दावेदारों को हराकर स्टेलोन, कार्ल वेदर्स और ब्रिगिट नील्सन के साथ अपनी पहली बड़ी भूमिका हासिल की। अपने शरीर और एथलेटिक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग से पहले 5 महीने तक बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग का गहन प्रशिक्षण लिया। लुंडग्रेन ने कहा, हम हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करते थे। सुबह लगभग 1 घंटे वेट ट्रेनिंग, फिर दोपहर में बॉक्सिंग। एक दिन हम छाती और पीठ की एक्सरसाइज करते थे और अगले दिन कंधे, पैर और बाहों की। हम 1.5 घंटे बॉक्सिंग करते थे, फाइट कोरियोग्राफी का अभ्यास करते थे और बैग वर्क और एब्स की एक्सरसाइज करते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका वजन 240 पाउंड था, लेकिन फिल्म में उनका वजन 250 पाउंड बताया गया, जो ड्रैगो से 1 वजन अधिक था। वह एक असाधारण 260 पाउंड की निर्दयी लड़ाकू मशीन है। ड्रैगो का वजन 270 पाउंड बताया गया है, जो सोवियत विज्ञान और चिकित्सा की सर्वोत्तम रचना है। उनके किरदार की पंक्तियां, अगर वह मरता है तो मर जाए और मुझे तुम्हें तोड़ना होगा, रॉकी श्रृंखला की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से हैं और लोकप्रिय संस्कृति में अक्सर उद्धृत की जाती हैं। एक लड़ाई के दृश्य की शूटिंग के दौरान लुंडग्रेन ने स्टेलोन को इतनी जोर से मारा कि स्टेलोन को सेंट जॉन अस्पताल में 9 दिनों तक गहन चिकित्सा में रहना पड़ा। उनके दिल के चारों ओर पेरिकार्डियल थैली में सूजन के कारण उनका रक्तचाप 290 था। लुंडग्रेन ने बाद में पूर्व UFC फाइटर ओलेग टकटारोव के खिलाफ एक असली बॉक्सिंग मैच लड़ा और निर्णय के आधार पर हार गए। लुंडग्रेन ने लॉस एंजलिस के वेस्टवुड में स्थित मान विलेज थिएटर में रॉकी 4 के प्रीमियर में भाग लिया। उन्होंने उस पल को अपना जीवन बदलने वाला बताया और कहा, मैं ग्रेस जोन्स के प्रेमी के रूप में वेस्टवुड के एक सिनेमा घर में गया और 90 मिनट बाद फिल्म स्टार डॉल्फ लुंडग्रेन बनकर बाहर निकला। छोटे से स्वीडन के एक छात्र एथलीट को अचानक एक नए एक्शन स्टार की छवि में ढलना पड़ा। इस चौंका देने वाले और चुनौतीपूर्ण अनुभव से मैं कई वर्षों तक सदमे में रहा। 1987 में लुंडग्रेन ने होम मीडिया पर मैक्सिमम पोटेंशियल नामक एक वर्कआउट वीडियो रिलीज किया और उन्हें गैरी गोडार्ड द्वारा निर्देशित लोकप्रिय बच्चों के खिलौनों और कार्टून पर आधारित फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स में ही मैन के रूप में अपनी पहली मुख्य भूमिका भी मिली। फिल्म की शूटिंग के दौरान लुंडग्रेन का वजन अब तक का सबसे अधिक 225 पाउंड 102 किलोग्राम था। यह फिल्म समीक्षकों द्वारा असफल रही और इसे पारिवारिक फिल्म के लिए अत्यधिक हिंसक माना गया। वैरायटी पत्रिका ने इसे फ्लॉप कहा है और रॉटन टोमेटोज पर इसकी 13% खराब रेटिंग है। लुंडग्रेन की मुख्य भूमिका में बहुत ही बेजान अभिनय के लिए आलोचना की गई
और इसे एक चमकदार फंतासी फिल्म जिसमें एक शब्द बोलने वाले डॉल्फ लुंडग्रेन ने अभिनय किया है कहकर खारिज कर दिया गया। 1988 में उन्होंने जोसेफ जीटो की फिल्म रेड स्कॉर्पियन में अभिनय किया। लुंगरेन ने सोवियत केजीबी एजेंट की भूमिका निभाई, जिसे एक अफ्रीकी देश में साम्यवाद विरोधी विद्रोही आंदोलन के नेता की हत्या करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अंततः वह पाला बदल लेता है। फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया और रॉटन टोमेटोज पर इसे 17% खराब रेटिंग मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने कहा, डॉल्फ लुंडग्रेन की छाती की मांसपेशियां रेड स्कॉर्पियन की असली स्टार हैं, जो मोम्बाका नामक काल्पनिक अफ्रीकी देश में बनी एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। नीचे से फिल्माए गए इस दृश्य में ऐसा लगता है मानो कोई विशाल गतिशील मूर्ति को ऊपर से देख रहा हो। फिल्म के दौरान विभिन्न यातनाओं से गुजरने वाला उनका चमकता हुआ धर, जब भी एक्शन धीमा होता है, फिल्म का मुख्य दृश्य केंद्र बिंदु बन जाता है। और चूंकि श्री लुंडग्रेन पत्थर जैसे चेहरे के साथ आश्चर्यजनक रूप से झिझकते हुए एक रस स्वर में आदेश देने के अलावा शायद ही कभी बोलते हैं, इसलिए उनकी धड़कती हुई छाती वास्तव में उनके बुदबुदाते होंठों से कहीं अधिक भावनाएं व्यक्त करती है। 1989 में लुंडग्रेन ने मार्वल कॉमिक्स के रूपांतरण द पनिशर में मुख्य भूमिका निभाई। मार्क गोल्डब्लैट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में चरित्र की उत्पत्ति के कुछ विवरण बदल दिए गए हैं और इसके विशिष्ट खोपड़ी लोगों को हटा दिया गया है। इन तत्वों ने कॉमिक बुक के प्रशंसकों को रिलीज के समय परेशान किया और उन्होंने इसे नकार दिया। शुरुआती समीक्षाओं में इसे एक घटिया कॉमिक बुक फिल्म बताया गया। फिल्म की रिलीज में कई दिक्कतें आईं क्योंकि इसे बनाने वाले स्टूडियो का स्वामित्व बदल गया था। फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जबकि अमेरिका में यह सीधे वीडियो पर रिलीज हुई। हालांकि वर्षों बाद फिल्म ने एक पंथ का रूप ले लिया और कुछ लोग इसे कॉमिक का सर्वश्रेष्ठ रूपांतरण मानते हैं। फिल्म का पुनर्मूल्यांकन अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया गया, जिसमें लुंडग्रेन के प्रदर्शन को एक प्रेतवाधित और आत्माविहीन सतर्कतावादी के रूप में दमदार पाया गया। 1990 में एयर अमेरिका के प्रीमियर में 1990 में लुंडग्रेन ने क्रेग आर बैक्सले की साइंस फिक्शन थ्रिलर आई कम इन पीस, जिसे डार्क एंजल के नाम से भी जाना जाता है, में ब्रायन बेनबेन, बेट्सी ब्रैंटली, मैथियास ह्यूज और जे बिलास के साथ अभिनय किया। लुंडग्रेन ने ह्यूस्टन के एक सख्त पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जिसमें एक आंतरिक संवेदनशीलता भी है, जो पुलिस प्रक्रिया के नियमों को अपने मिशन में बाधा नहीं बनने देता, जिसका उद्देश्य अपने साथी की हत्या करने वाले ड्रग डीलरों के गिरोह का सफाया करना है। लुंडग्रेन ने अपनी भूमिका के बारे में कहा, डार्क एंजल की ओर मुझे जो बात आकर्षित करती है वो ये है कि मुझे सिर्फ एक्शन से बढ़कर कुछ करने को मिलता है। इसमें कुछ रोमांस, कुछ कॉमेडी, कुछ ड्रामा है। वास्तव में इस फिल्म में मेरे कुछ चतुर संवाद है। मुझे अभिनय करने का मौका मिलता है। 1991 में लुंडग्रेन ने मैनी कोटो की एक्शन फिल्म कवर अप में लुई गोसेट जूनियर के साथ अभिनय किया। लुंडग्रेन ने एक अमेरिकी मरीन पूर्व सैनिक की भूमिका निभाई, जो पत्रकार बन जाता है और एक राजनीतिक लीपापोती का पर्दाफाश करने के बाद उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। मार्क एल लेस्टर की मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म शोडाउन इन लिटिल टोक्यो में उन्होंने और ब्रैंडन ली ने याकुजा की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसकी हिंसा के लिए इसकी आलोचना की गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने इसे हिंसक लेकिन भावनाहीन बताया। वैरायटी ने लिखा, लुंडग्रेन एक अभिनेता के रूप में अन्य एक्शन अभिनेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और अगर वह गुणवत्ता नियंत्रण पर उतना ही ध्यान दें जितना वह अपने सीने के विकास पर देते हैं, तो वह आसानी से वैन डैम की तरह लोकप्रिय हो सकते हैं। हालांकि लॉस एंजलिस टाइम्स के डेविड जे फॉक्स ने फिल्म को क्लास एक्ट बताया और कुछ पूर्वव्यापी आलोचकों ने इसे अपनी शैली के लिए मनोरंजक पाया। 1992 में लुंडग्रेन ने रोलैंड एमरिक्स द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म यूनिवर्सल सोल्जर में अभिनय किया। लुंडग्रेन सार्जेंट एंड्रयू स्कॉट के रूप में और जीन क्लाउड वैन डैम ल्यूक डेवेरॉक्स के रूप में वियतनाम युद्ध के दौरान मारे गए अमेरिकी सैनिकों की भूमिका निभाते हैं, जिन्हें बाद में एक गुप्त सेना परियोजना में पुनर्जीवित किया जाता है ताकि उन्हें जीआर ऑपरेटिव के रूप में मिशन पर भेजा जा सके। 1992 के कान फिल्म महोत्सव में वैन डैम और लुंडग्रेन के बीच मौखिक बहस हुई, जो लगभग हाथापाई में बदल गई, लेकिन माना जाता है कि ये केवल एक प्रचार स्टंट था। यूनिवर्सल सोल्जर 10 जुलाई 1992 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। घरेलू स्तर पर इसे औसत सफलता मिली और अमेरिका में टिकट बिक्री से 36,299,898 की कमाई हुई, लेकिन ये विश्व स्तर पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने विदेशों में $65 मिलियन से अधिक की कमाई की,
जिससे फिल्म ने $23 मिलियन के बजट पर विश्व स्तर पर कुल $102 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बावजूद इसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुख्यधारा के आलोचकों ने फिल्म को टर्मिनेटर 2 की नकल बताकर खारिज कर दिया। फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने कहा, ऐसे मूर्खों की भूमिका निभाना काफी निराशाजनक होगा जिन्हें पूरी फिल्म में एक एक शब्द के मूर्खतापूर्ण संवाद बोलते हुए लड़ना पड़ता है। और उन्होंने यूनिवर्सल सोल्जर को अपनी पुस्तक आई हेटेड 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 दिस मूवी में शामिल किया। 1993 में लुंडग्रेन ने विक आर्मस्ट्रॉन्ग की फिल्म जोशुआ ट्री में क्रिश्चियन अल्फोंसो और जॉर्ज सेगल के साथ अभिनय किया। लुंडग्रेन ने वेलमैन एंथोनी सैंटी की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व रेस कार ड्राइवर है जिसे पुलिस अधिकारी फ्रैंक सेवरेंस सेगल द्वारा एक राजमार्ग गश्ती अधिकारी की हत्या के लिए फंसाया जाता है। फिल्म का अधिकांश भाग सिएरा नेवादा की अलाबामा पहाड़ियों और दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया के जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के रेगिस्तान में फिल्माया गया था। 1994 में लुंडग्रेन ने ब्रूस मालमुथ की फिल्म पेंटाथलॉन में एक पूर्वी जर्मन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पेंटाथलॉन खिलाड़ी की भूमिका निभाई, जो एक दुर्व्यवहार करने वाले कोच से भाग रहा था। इस भूमिका की तैयारी में लुंडग्रेन ने अमेरिकी पेंटाथलॉन टीम के साथ प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद उन्हें अटलांटा खेलों के दौरान 1996 की अमेरिकी ओलंपिक मॉडर्न पेंटाथलॉन टीम के गैर प्रतिस्पर्धी टीम लीडर के रूप में चुना गया, ताकि खेल की छवि को बढ़ावा दिया जा सके और टीम तथा संयुक्त राज्य ओलंपिक समिति के बीच योजना और अन्य विवरणों का समन्वय किया जा सके। अधिकांश आलोचकों ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा की। फिल्म रिव्यू ने इसे बेहद खराब अभिनय और नीरस बताया, और वीडियो मूवी गाइड 2002 ने इसे बेवकूफ़ी भरा शीत युद्ध थ्रिलर बताया। बाद में 1994 में लुंडग्रेन पेरी लैंग की फिल्म मैन ऑफ वॉर में शार्लोट लुइस और बी.डी. वॉन्ग के साथ निक गुनार के रूप में दिखाई दिए, जो एक पूर्व स्पेशल ऑप्स सैनिक था और भारत के सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए दक्षिण चीन सागर के एक खजाने वाले द्वीप पर जाता है। फिल्म को कुछ आलोचकों ने सराहा। एक लेखक ने कहा, मैन ऑफ वॉर हाल के पश्चिमी इतिहास में किसी विदेशी धरती पर हुई सबसे जीवंत लड़ाई को दर्शाती है। ये नवाचार, जिसमें शारीरिक शक्ति को वियतनाम युद्ध के अनुभव से जोड़ा गया है, अन्य समकालीन शारीरिक शक्ति वाली फिल्मों में भी देखने को मिलता है। एक अन्य ने कहा, इस अनोखी और परेशान करने वाली फिल्म में एक भाड़े के सैनिक के रूप में डॉल्फ लुंडग्रेन का शानदार अभिनय है, जिसे एक अन्य समूह को विश्वास दिलाने का काम सौंपा गया है। 1995 में लुंडग्रेन रॉबर्ट लोंगो की फिल्म जॉनी मेमोनिक में कीनू रीव्स के साथ नजर आए। ये फिल्म पटकथा लेखक विलियम गिब्सन के भविष्य के निराशावादी साइबर पंक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें दुनिया पर विशाल निगमों का वर्चस्व है और पूर्वी एशियाई संस्कृति का गहरा प्रभाव है। रीव्स ने मुख्य किरदार निभाया है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में सूचना संग्रहित करने के लिए एक साइबरनेटिक प्रत्यारोपण लगा है। लुंडग्रेन ने कार्ल होनिक का किरदार निभाया है, जो यीशु के प्रति आसक्त एक हत्यारा और सड़क पर उपदेश देने वाला है, जो चोगा पहनता है और चरवाहे की लाठी रखता है। आलोचकों की प्रतिक्रिया कुल मिलाकर नकारात्मक थी। रोजर एबर्ट ने कहा, जॉनी मेमोनिक हाल के सिनेमा के महान प्रयासों में से एक है, एक ऐसी फिल्म जो एक नैनोसेकंड के गंभीर विश्लेषण की भी हकदार नहीं है। यह फिल्म आर्थिक रूप से निराशाजनक रही, जिसने अपने $26 मिलियन के बजट के मुकाबले अमेरिकी घरेलू बाजार में $19,75,720 की कमाई की। फिल्म में लुंडग्रेन द्वारा पहना गया लबादा अब मिसिसॉगा, ओंटारियो में फेमस प्लेयर्स कोलिजियम की लॉबी में स्थित है। ये 2010 तक उनकी आखिरी थिएटर रिलीज फिल्म थी। बाद में 1995 में लुंडग्रेन टेड कोटशेफ की द शूटर में दिखाई दिए, एक एक्शन ड्रामा जिसमें वो माइकल डेन की भूमिका निभाते हैं, एक अमेरिकी मार्शल जो क्यूबा के राजदूत की हत्या को सुलझाने के लिए काम पर रखे जाने पर राजनीति में फंस जाता है। 1996 से 2009 बाद की फिल्में और निर्देशन संबंधी प्रयास। 1996 में लुंडग्रेन ने रसल मुल्काही की फिल्म साइलेंट ट्रिगर में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक पूर्व स्पेशल फोर्सेज एजेंट की भूमिका निभाई, जो एक गुप्त सरकारी एजेंसी में हत्यारे के रूप में शामिल होता है। 1997 की फिल्मों के लिए मोशन पिक्चर गाइड ने कहा, यह स्टाइलिश लेकिन खोखली थ्रिलर डॉल्फ लुंडग्रेन को सीधे वीडियो पर अमरता प्राप्त करने का एक और मौका देती है। 1997 में लुंडग्रेन ने फ्रेडरिक फॉरेस्टियर की फिल्म द पीस कीपर में मेजर फ्रैंक क्रॉस की भूमिका निभाई, जो अमेरिकी वायुसेना में तैनात थे और राष्ट्रपति की हत्या को रोकने
और आसन्न परमाणु प्रलय को टालने की क्षमता रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। फिल्म में माइकल सर्राजिन, मॉन्टेल विलियम्स, रॉय शाइडर और क्रिस्टोफर हेरडाल ने सह अभिनय किया था और इसकी शूटिंग मॉन्ट्रियल में हुई थी। फिल्म को इसके रोमांचक एक्शन दृश्यों के लिए सराहा गया। डग प्रैट ने फिल्म के पहले भाग को उत्कृष्ट बताया और लुंडग्रेन के किरदार को दृढ़ बताया। हालांकि रॉबर्ट सेटल ने लिखा, द पीस कीपर बी मूवी एक्शन स्टार डॉल्फ लुंडग्रेन की उपस्थिति पर आधारित है, एक ऐसा अभिनेता जो अपने समकालीन जीन क्लाउड वैन डैम और स्टीवन सीगल जितना लोकप्रिय कभी नहीं हुआ। 1998 में उन्होंने जीन मार्क पिचे की एक्शन / अलौकिक हॉरर फिल्म द मिनियन में फ्रैंकोइस रॉबर्टसन के साथ अभिनय किया। लुंडग्रेन ने लुका सादोरो का किरदार निभाया, जो एक मध्य पूर्वी टेम्पलर और एक ऐसे संगठन का सदस्य है जिसे नरक के द्वार की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसे खोलने पर सभी बुराई फैल जाएगी। 2005 की डीवीडी और वीडियो गाइड ने फिल्म को संभवतः अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया। बाद में 1998 में लुंडग्रेन ने ब्रूस पाइने और क्लेयर स्टैनफील्ड के साथ स्वीपर्स में क्रिश्चियन एरिक्सन की भूमिका निभाई, जो एक प्रमुख विध्वंस विशेषज्ञ और विशेषज्ञों की एक विशिष्ट टीम का प्रमुख था, जिसे अंगोला में एक मानवीय बारूदी सुरंग हटाने के अभियान में बारूदी सुरंग क्षेत्रों को निष्क्रिय करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 2002 की वीडियो गाइड ने कहा, जो शोर आप सुन रहे हैं वो पर्दे पर होने वाले कई विस्फोटों का नहीं है, बल्कि एक्शन स्टार लुंडग्रेन के करियर के पतन का है। उन्होंने टीवी पायलट ब्लैक जैक में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक पूर्व अमेरिकी मार्शल की भूमिका निभाई, जो एक युवा सुपर मॉडल का अंगरक्षक और जासूस बन जाता है, जो एक मनोरोगी हत्यारे का निशाना बन जाती है। एक समीक्षा में कहानी को हंसी उड़ाने लायक बेवकूफ़ी भरा बताया गया, जबकि 2005 की डीवीडी और वीडियो गाइड ने कहा, नीरस हल्की फुल्की टीवी के लिए बनी एक्शन फिल्म जिसका अंत संतोषजनक है। 1999 में लुंडग्रेन ने इसहाक फ्लोरेंटाइन की ब्रिज ऑफ ड्रैगन्स में एक भाड़े के सैनिक की भूमिका निभाई, एंथनी हिकॉक्स की स्टॉर्म कैचर में एक सैन्य पायलट की भूमिका निभाई और जिल रिप्स में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो एक पूर्व मुक्केबाज है, जिसका निर्देशन भी हिकॉक्स ने किया था, जो स्कॉटिश लेखक फ्रेडरिक लिंडसे के 1987 के उपन्यास पर आधारित है। 2000 में लुंडग्रेन ने निर्देशक शेल्डन लेटिच के निर्देशन में द लास्ट वॉरियर में कैप्टन निक प्रेस्टन की भूमिका निभाई। डेमियन ली की एजेंट रेड, जिसे कैप्ट के नाम से भी जाना जाता है, में अलेक्जेंडर कुज़नेत्सोव, नताली रेडफोर्ड और रैंडोल्फ मैंटूथ के साथ सह अभिनीत। लुंडग्रेन शीत युद्ध के दौरान एक पनडुब्बी में फंसे एक सैनिक की भूमिका निभाते हैं, जिसे अपनी पत्नी एक वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक आतंकवादी रासायनिक हमले को रोकना होता है। फिल्म पूरी होने के बाद निर्माता एंड्रयू स्टीवंस ने सोचा कि यह रिलीज करने के लिए बहुत खराब है और फिल्म को कम से कम आधा सक्षम बनाने के लिए कई लोगों को काम पर रखना पड़ा। फिल्म को इसके कम बजट को देखते हुए बहुत खराब प्रतिक्रिया मिली। 2005 के डीवीडी और फिल्म गाइड ने लिखा, कम बजट की इस घटिया फिल्म में डॉल्फ लुंडग्रेन एक नौसेना विशेष अभियान कमांडर की भूमिका निभाते हैं, जो एक घातक वायरस को आतंकवादियों के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करता है। ये घटिया प्रयास घिसे पिटे जुमलों की लहर में समुद्र की गहराई में डूब जाता है। मई 2008 में जे लेनो के साथ द टुनाइट शो में एक साक्षात्कार के दौरान ग्लैडिएटर के निर्देशक रिडले स्कॉट ने कहा कि 2000 में अजय योद्धा टाइग्रिस ऑफ गॉल की भूमिका के लिए लुंडग्रेन पर विचार किया गया था, लेकिन अंततः उन्हें अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि एक अभिनेता के रूप में वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप नहीं थे। 2001 में लुंडग्रेन ने मार्क एस ग्रेनियर द्वारा निर्देशित फिल्म हिडन एजेंडा में अभिनय किया। उन्होंने जेसन प्राइस की भूमिका निभाई। दोस्तों, इससे पहले एक मैंने 2018 में देखने को मिली थी और 2030 में। 2018 का जब इसका जो पार्ट बनाया था वो बहुत ही दासो था, 150 से 200 मिलियन का इसका बजट था और कलेक्शन इसने बिलियन तक पहुंचा दिया था मूवी को, तो सुपर डुपर हिट रहे थे और कंफर्म है 100% कि हमें इसका तीसरा पार्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक कोई रिलीज डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कलेक्शन ये बताते हैं कि कंफर्म हमें देखने को मिलेगा। बाकी और कोई भी अपडेट निकल कर आती है इस मूवी से रिलेटेड तो मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर दे ताकि आप तक हमारी ये वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।